नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी सीएम योगी के मिशन बॉलीवुड की, जिस पर बवाल मच गया है। क्योंकि पहले मुंबई से निवेश जुटाने पर सवाल उठ रहे थे, अब फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी और अखिलेश यादव के ट्वीट से सियासत गर्मा गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिनेमा से चमकेगी यूपी की किस्मत? क्योंकि एक तरफ यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की लड़ाई, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सामने अपने मिशन 80 को पूरा करने की चुनौती है। क्योंकि यूपी की 14 सीट भाजपा के सामने दीवार बनकर खड़ी है। वहीं बात करेंगे पहाड़ पर पाताल लोग, क्या धरती में समा जाएंगे जोशीमठ के लोग? साथ ही बताएंगे ठंड के उस डेथ वारंट के बारे में जो लोगों की जान ले रहा है। तो कहीं मत जाइए, बन रही हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, पहाड़ पर पाताल विस्फोट, कहां जाएंगे 22,000 लोग? ये सवाल केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। क्योंकि जिस शहर को कभी आदि शंकराचार्य ने बसाया था, वो जमीन में समा रहा है। जोशीमठ को लेकर जहां एक तरफ सिस्टम के हाथ पांव फूल रहे हैं, तो वहीं इस पर राजनीति भी उबल रही है। कांग्रेस इसके लिए सरकार की गलत विकास की नीति को जिम्मेदार बता रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब जोशीमठ और वहां रह रहे लोगों का क्या होगा। ये सवाल इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। क्योंकि देवभूमि का ये शहर सबसे बड़े खतरे के मुहाने पर है। क्योंकि यहाँ रहने वाले 22,000 लोग हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। पता नहीं कब धरती फट जाए और उसमें समा जाए। तरीके से हम छोड़ के अपने घर को जा रहे हैं, वो हमारा मन जानता है या हम ही जानते हैं कि हम किस परेशानी में हैं और क्या है क्या नहीं है। अब इसमें तो अभी सामान मैं खुद उठा के मैं खुद लेके जा रही हूँ। तो इस घर पे मैं बोल रही, मैं अपने सब मकानों को मैंने किस किस तरह से सजाया है। जोशीमठ में भूदसाव के कारण तकरीबन 600 परिवार और 3,000 से अधिक लोग बाहर अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। उनकी छत उनसे छिन गई है, आशियाना उजड़ गया है। ऐसे में जोशीमठ शहर पर एक बड़ा संकट है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ये किसी को अंदेशा नहीं है। जोशीमठ में हालात हर घटते पल के साथ खराब हो रहे हैं। पीएमओ से लेकर सीएमओ तक नजर बनाए हुए हैं। इसमें 2 प्रकार के, अभी दीर्घकालिक और अभी तात्कालिक रूप से कैसे लोगों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और निकट भविष्य में कैसे वहाँ से पुनर्वास की क्या स्थिति होगी, उसको लेकर हम लोगों ने सारे पहलुओं पर अभी यहाँ बात की है। और हमारा है हर स्थिति में कि लोगों की जो भी मदद संभव है वो सारी मदद हम लोग करेंगे। हमारी प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह उसकी समीक्षा कर चुके हैं, समीक्षा हो रही है और अधिकारियों को निर्देश भी किया है और जो प्रभावित लोग हैं उनको तत्काल दूसरी जगह हम लोग स्थान दे करके उनको मुहैया कराए हैं। जोशीमठ को लेकर जहां एक तरफ सिस्टम के हाथ पांव फूल रहे हैं, वहीं इस पर राजनीति भी उबाल मार रही है। कांग्रेस इसके लिए सरकार की गलत विकास नीति को जिम्मेदार बता रही है। कल माननीय हरीश रावत जी जोशीमठ जा रहे हैं और 9 तारीख को मैं भी जा रहा हूं और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उठाए जा रहे सभी कदमों पर पैनी नजर रखेंगे और अगर वो सही नहीं लगे और जनता के हित में नहीं लगे तो इसमें वृहद आंदोलन कांग्रेस खड़ा करेगी। वहीं अब जोशीमठ में खतरे को देख हेलंग बाईपास निर्माण कार्य, एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना और नगरपालिका के निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। साथ ही जोशीमठ औली रोपवे का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
वहाँ से जो बाईपास बन रहा है, इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ब्लास्टिंग हुई और लोगों का ये आरोप है कि इन ब्लास्टिंग के बाद ही जो जोशीमठ में जो घर होटल है वहाँ पर दरारें बढ़ी हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों को फिलहाल जोशीमठ में रोक दिया गया है। उसमें चाहे ये हेलंग का बाईपास हो या फिर एनटीपीसी में जो काम चल रहे थे वो हो या नगर पालिका के जो अन्य निर्माण कार्य थे, उन तमाम कामों को रोक दिया गया है। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर न सिर्फ वैज्ञानिक हैरान हैं, बल्कि साधु संत भी परेशान हैं, क्योंकि जोशीमठ सिर्फ शहर नहीं, ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। बहुत ही भयावह स्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में इस समय की जो तात्कालिक आवश्यकता है वो ये है कि वहाँ पर अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के दल भेजे जाएं, ताकि वो अध्ययन करें कि आखिर ये किस कारण से हो रहा है। ये मंदिर था यहाँ पर, और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लोगों ने बताया कि जिस तरीके से दरारें पड़ रही थी, पूरा घर टेढ़ा हुआ और उसके बाद पूरा मंदिर जो है छत से पलटकर पीछे चले गया। ये चीज़ें दिखाती हैं कि लोग कितनी दहशत में यहाँ पर हैं, कितनी दिक्कतें उनको हैं, और धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो और ख़राब होती जा रही है। मैं जिस छत पर खड़ा हूँ वो छत भी पूरी तरीके से पूरा घर जो है टेढ़ा हो चुका है। नीचे भी इस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं। जोशीमठ पर बसे 22,000 लोगों के भविष्य का क्या होगा? उनके ये मकान, ये दुकान क्या धीरे धीरे धरती में समा जाएंगे? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। और देखिए ये घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है इन लोगों को मिला था, के साथ जो है अब उनको इसको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस घर की स्थिति भी उन अन्य मकानों की तरह है जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं और पूरी दरारें हैं, बहुत गहरी गहरी दरारें हैं। अंदर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि सरकार इस मुश्किल वक्त में भरोसा जता रही है, लेकिन जिन लोगों पर बीत रही है उनकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी है। क्योंकि सवाल सिर्फ जोशीमठ को बचाने का नहीं है, यहाँ बसे इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का भी है। जोशीमठ से रवि कैंतूरा, एबीपी गंगा। और अब बात सिनेमा से चमकेगी यूपी की सूरत। योगी के मिशन बॉलीवुड पर बवाल, क्योंकि मुंबई से निवेश लाने गए सीएम योगी वहां उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री वालों को यूपी में निवेश का न्योता देकर आए। सरकार का लक्ष्य यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है, लेकिन जब सीएम योगी ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मुलाकात की तो फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने उनके सामने बायकॉट गैंग से निपटने की दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि सीएम योगी नोएडा में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री बायकॉट गैंग की वजह से करोड़ों के नुकसान से बॉलीवुड गुजर रहा है। वहीं अखिलेश यादव भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, और इन सब के बीच सुनील शेट्टी ने जो अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की कि आपके कहने से रुक सकता है, क्योंकि हमने तमाम अच्छी फिल्में बनाई हैं। सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि मैंने खुद बॉर्डर जैसी फिल्म की है, तो ऐसे में अगर इस पूरी जमात में कोई एक गड़बड़ है और उसमें ये परसेप्शन बना दिया जाए कि पूरा बॉलीवुड बायकॉट हो, तो ये जो सूरत है ये बदलनी चाहिए। और योगी के मिशन बॉलीवुड पर इसी अपील के बाद अब सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मुंबई से निवेश लाने गए सीएम योगी वहां उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री वालों को यूपी में निवेश का न्योता देकर आए। सरकार का लक्ष्य यूपी को देश के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है, लेकिन जब सीएम योगी ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मुलाकात की तो फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने उनके सामने बायकॉट गैंग से निपटने की दीवार खड़ी की। सिनेमा से चमकेगी यूपी की सूरत। योगी के मिशन बॉलीवुड पर बवाल। बायकॉट ट्रेंड से बॉलीवुड परेशान। सिनेमा को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। सुनील शेट्टी ने लगाई गुहार, क्या मदद करेगी सरकार? बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने और फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सूबे की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हर तरफ सीएम योगी के मुंबई दौरे की चर्चा है। यहाँ सीएम योगी ने न सिर्फ मुंबई के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें यूपी में निवेश का न्योता देकर आए हैं, बल्कि अलग अलग बैंकों के अधिकारियों से भी मुलाकात करके आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ हुई मुलाकात की हो रही है, जहां यूपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इंडिया के तौर पर
प्रमोट किया गया था, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गज शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड फिल्मों को लेकर चलाए जा रहे बायकॉट ट्रेंड को खत्म करने की अपील की, तो बात जंगल में आग की तरह फैल गई। 99% लोग हम वैसे हैं नहीं, हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। दरअसल जब से फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत हुई है, तब से बॉलीवुड को लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है। इससे बॉलीवुड को हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। पहले जो सिनेमा हॉल हरे भरे रहते थे वो खाली है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड और सिनेमा से जुड़े लोगों की छवि भी बिगड़ी है। जब इसी छवि को बदलने की अपील सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से की तो सियासत गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिना वक्त गंवाए एक चुभता हुआ ट्वीट दाग दिया, जिसमें लिखा कि फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भी भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम योगी मुंबई पहुंचे। कहा जा रहा है कि इस दौरान 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर चर्चा है तो सुनील शेट्टी के उस बयान की, जिसमें उन्होंने बायकॉट बॉलीवुड के मामले में सीएम योगी से मदद मांगी है। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर सीएम योगी चाहे तो इसे रोका भी जा सकता है। इतना ही नहीं, सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि अगर वो इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करे तो भी इसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या सूबे की सरकार बॉलीवुड को बायकॉट ट्रेंड से निजात दिला पाएगी? क्या सिल्वर स्क्रीन की फिर से नई सुबह हो पाएगी? क्योंकि सवाल अकेले बॉलीवुड का नहीं है, सवाल सिनेमा से यूपी के चमकने का भी है। क्योंकि सीएम योगी नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में यूपी को मुंबई के बाद फिल्मों का हब बनाना है, तो फिल्मों को बायकॉट से भी बचाना होगा। दरअसल महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बॉलीवुड से आता है। ऐसे में यूपी को फिल्मों में बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। सीएम योगी नोएडा में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। इसे लेकर सीएम योगी ने मुंबई में फिल्म जगत की तमाम नामी गिरामी हस्तियों के साथ में मुलाकात की, उनके साथ एक लंबी बैठक भी की। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, इन सभी लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तमाम सुझाव भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो फिल्मों के लिए सब्सिडी दे रही है, किस तरह के संसाधन जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। नोएडा में जो फिल्म सिटी का पूरा प्लान है वहाँ पर किस तरह के संसाधन है, वहाँ पर जो कनेक्टिविटी की बात की जाए वो किस तरह से बेहतर लगातार की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य पूरा होगा? क्योंकि एक तरफ सरकार 10 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की निवेश नीति पर ही सवाल उठा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंबई में उद्योग नगरी में देश की आगमन हुआ, जहां देश के सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी बैंकर्स और तमाम लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है और निवेश की घोषणा की है। और उन्होंने वहाँ ये भी संकल्प दोहराया है कि जो उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है, जो फरवरी के 10, 11 और 12 को हो रहा है, उसमें उनका प्रतिभाग, उनकी भागीदारी वहाँ पे भाग लेंगे। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में निवेश आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ये बताएं कि जो पिछले इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ रुपए आए थे उसका क्या हुआ। ये 5 लाख की तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के टैक्स पेयर्स जो हैं, जो हम जैसे आम नागरिक हैं,
उनके पैसे से पूरी की पूरी कैबिनेट विदेशों का दौरा घूम रही है, सैर सपाटा कर रही है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक साथ चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं मुलायम सिंह की याद दिला रही है। क्योंकि जब मुलायम सिंह याद यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी नजदीकी जहां अनिल अंबानी, सुब्रत राय सहारा जैसे उद्योगपतियों से थी, वहीं फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज उनके साथ दिखते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिल्वर स्क्रीन और बिजनेसमैन का गठजोड़ यूपी को देश की सबसे बड़ी ताकत बना पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सवाल कई हैं, लेकिन अभिनेता सुनील शेट्टी ने जो बात कही वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि इस बायकॉट गैंग से बॉलीवुड का सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो चुका है। फिल्म अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रही। चलिए बताते हैं फिल्म में कि किस तरीके से नुकसान हुआ। लाल सिंह चड्ढा, बजट 180 करोड़ था, लेकिन कमाई 56.83 करोड़ ही हो पाई। सम्राट पृथ्वीराज, बजट 200 करोड़, लेकिन 68 करोड़ ही कमा पाए। बच्चन पांडे, बजट 182 करोड़, लेकिन कमाई केवल 50 करोड़ हो पाई। रक्षाबंधन, बजट 158 करोड़, लेकिन कमाई 43.22 करोड़। थैंक गॉड, बजट 70 करोड़ का थे, लेकिन कमाई 34 करोड़, यानी कि आधी रकम भी नहीं निकल पाई। फायदे की तो बात छोड़ दीजिए। शमशेरा, बजट 183 करोड़, लेकिन कमाई 42.48 करोड़, बहुत भारी नुकसान। ब्रह्मास्त्र, 410 करोड़ की लागत, लेकिन कमाई केवल 300 करोड़ रुपए हो पाए। और यही वजह है कि बॉलीवुड परेशान है उस बायकॉट गैंग से, और उसी दर्द को सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा कि ये जो सोच है इसको बदलने में मदद करिए। और अब बात करते हैं ऑपरेशन विजय पर मंथन, यूपी की 14 सीट पर केसरिया चिंतन की, क्योंकि भाजपा ने 2024 में अपने लिए 80 सीट का टारगेट सेट किया, लेकिन यूपी की 14 सीट दीवार बनकर भाजपा के इस मिशन के सामने खड़ी है। और इन्हीं सीटों पर चिंतन करने के लिए अभी बीएल संतोष यूपी आए थे। अब उनकी बनाई एक रिपोर्ट पर दिल्ली में होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा होने वाली है। भाजपा के लिए मुश्किल यह भी है कि जो हार उसे मैनपुरी में मिली, उसने इन सीटों पर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी। ऑपरेशन विजय पर मंथन, यूपी की 14 सीट पर केसरिया चिंतन। दिल्ली में होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मिशन यूपी पर होगा फोकस। दिल्ली में हैट्रिक की तैयारी, बीएल संतोष बताएंगे कैसे भाजपा हारी। दो 2024 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन भाजपा अभी से अपनी तैयारी में जुट चुकी है। भाजपा की नजर उत्तर प्रदेश की उन हारी हुई सीटों पर है जो उसके मिशन 80 में सबसे बड़ी रुकावट नजर आ रही है। और अब इसी को लेकर भाजपा दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाली है, जिसमें बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा होने वाली है। क्योंकि अभी हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष यूपी के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने 2 दिनों तक अलग अलग लेवल की कई बैठकें की। माना जा रहा है कि बीएल संतोष का सबसे ज्यादा फोकस उन हारी हुई सीटों पर था जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। अब इसी दौरे की एक रिपोर्ट बीएल संतोष ने बनाई है, जिस पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा होने वाली है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिन की बैठक दिल्ली में होनी है। 16 और 17 जनवरी को ये बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में मिशन यूपी पर भी चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जब 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आए तो अलग अलग उन्होंने कई बैठकें की और उस बैठकों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। गौरतलब है कि जब बीएल संतोष आए थे तो विधायकों, सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ संगठन के पदाधिकारियों को नसीहत देकर गए थे। बीएल संतोष ने सबसे एकजुट होकर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा था। अब प्रदेश संगठन बीएल संतोष के सुझावों के हिसाब से अपनी तैयारी में जुट गया है, क्योंकि इसी महीने गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी दौरे पर आने वाले हैं, जो इन हारी हुई सीटों पर चर्चा करेंगे।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका मिशन 80 में 80 सीट जीतने का है। इसके अलावा अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तब बीजेपी 64 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी और फिर 2 उपचुनाव उसने जीते, आजमगढ़ और रामपुर। ऐसे में उसके पास कुल 66 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 14 सीटें वो हारी हुई है। बीजेपी लगातार इन 14 सीटों पर भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि कैसे ये जो हारी हुई सीटें हैं इन्हें जीता जाए, और इसलिए ये जो बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में होनी है। दरअसल पिछले 2 चुनाव में यूपी भाजपा के लिए दिल्ली पहुंचने का सबसे सेफ और आसान रास्ता रहा है, लेकिन इस बार भाजपा की नजर दिल्ली में हैट्रिक लगाने पर है, जिसके लिए भाजपा हर कदम फूंक फूंक कर चल रही है। क्योंकि अभी हाल ही में भाजपा को जो झटका मैनपुरी में लगा है, उससे उसका यूपी में सभी 80 सीट जीतने का मिशन खतरे में दिख रहा है। क्योंकि मौजूदा समय में यूपी की 80 में से 66 लोकसभा सीटें भाजपा के पास है। इसमें से 64 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने जीती थी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ की सीट भी जीत ली, जिससे भाजपा का स्कोर 66 हो गया है। लेकिन सवाल उन 14 सीटों का है जो भाजपा की पकड़ से दूर है। इन 14 सीटों में से 10 सीट बसपा, 3 सीट सपा और 1 सीट कांग्रेस के पास है। अब इन सीटों पर भाजपा को कमल खिलाने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर वो सीटें हैं जहां आजादी के बाद से अब तक भाजपा का खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में अगर भाजपा को यूपी में अपना मिशन 80 पूरा करना है तो इन सभी हारी हुई सीटों को जीतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आसमान से उतरा सफेद यमराज कमजोर दिल वालों पर गिरी गाज, क्योंकि सर्दी मौत बनकर सितम ढा रही है। कानपुर में पिछले 24 घंटे के भीतर 22 लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं। डॉक्टर इसके पीछे पड़ रही ठंड को बड़ी वजह बता रहे हैं। दरअसल ब्लड प्रेशर, शुगर और सीने में दर्द जैसी शिकायतें लेकर मरीज अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में अपने परिजनों को छोड़कर मरीज इस दुनिया से चले जाते हैं। ठंड का डेथ वारंट, मौसम का हार्ट फेल। कमजोर दिल वाले सावधान, खतरे में है जान। कानपुर में सर्दी ने 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पारा लगातार गिरता जा रहा है और अब यही गिरता पारा हार्ट अटैक से लोगों की जान ले रहा है। कानपुर के लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय संस्थान ने पिछले 24 घंटों का जो आंकड़ा जारी किया है वो डराने वाला है, जिसके मुताबिक 7 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इन सभी का इलाज हृदय रोग संस्थान में चल रहा था, जबकि 15 लोग ऐसे हैं जो हृदय रोग संस्थान पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए। मतलब बीते 24 घंटे में कानपुर शहर के भीतर 22 लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं। रात में दिक्कत हुई, एकदम से सर्दी लग गई थी उनको। बीपी काफी बढ़ गया था, 250 143 बता रहा था बीपी। फिर यहाँ पर लाए तो इलाज हुआ यहाँ पे? हाँ, इलाज हुआ था भैया तुरंत। अभी मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और 15 ब्रॉड डेड हमारे संस्थान में आए हैं। पिछले 4 दिनों का डेटा की अगर बात की जाए तो किस तरह से डेटा रहा है? 26 मरीज पिछले 4 दिन में कुल मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनका इलाज चल रहा था हमारे संस्थान में, और 30 लोग जो है वो ब्रॉड डेड लाए गए इस संस्थान के अंदर पिछले 4 दिन में। अच्छा, जो 26 का आंकड़ा आप 4 दिन का बता रहे हैं, ये इनको क्या दिक्कत क्या हुई थी, क्या परेशानी हुई थी? ये सब हार्ट अटैक के पेशेंट थे, जिन लोगों को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज थी। दरअसल ब्लड प्रेशर, शुगर और सीने में दर्द जैसी शिकायतें लेकर मरीज अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में अपने परिजनों को छोड़कर मरीज इस दुनिया से चले जा रहे हैं। डॉक्टर इसकी वजह रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही सर्दी को बता रहे हैं, क्योंकि ठंड से नसों में खून का थक्का जम जा रहा है। तो जानते होंगे कि आप डेथ का रीजन क्या रहा, तो उसमें क्या निकल के आया? डेथ का रीजन जो है वो ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता। उसके लिए जो प्रथम दृष्टया ठंड का जो लहर चल रही है वही कारण नजर आता है। इसको कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं किया गया। कानपुर में पड़ रही भीषण सर्दी जानलेवा हो चुकी है और पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो केवल लक्ष्मीपति सिंघानिया
हृदय रोग संस्थान में ही 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोग ऐसे रहे जो हृदय रोग संस्थान लाए जाने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। इसके बाद काफ़ी चिंता मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और भीषण ठंड में अब लोग दम तोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि कानपुर का कार्डियोलॉजी अस्पताल आसपास के जिलों में हृदय रोग का बेहतरीन अस्पताल है। यहाँ 723 मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों को एहतियात बरतने और लोगों को ठंड से बाहर निकलने से बचने को कहा है। उधर मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी की बात कही। मतलब एकदम साफ है, दिल की बीमारी से बचना है तो इस ठंड में खुद को गर्म बनाए रखें। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।